हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी लेक्चर्स आपने कवर किए हैं उन सब का आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन जो है इट इज़ अ की। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। आज फिर से कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते समय कोशिश करेंगे कि जो भी फैक्ट्स फिगर जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको याद कर लिया जाए। क्योंकि जो भी फैक्ट्स फिगर हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके लिए संग्रहित करने का जो कार्य है वो पिनाकल ने किया है। और पिनाकल की जो बुक है उससे आप अवेयर हैं, उससे आप अवगत हैं कि किस तरह की खूबसूरत जो एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और सॉल्यूशन जो है इस बुक में आपको मिलती है। सो पिनाकल की सॉल्यूशंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर डिफरेंट फ्रॉम अदर मटेरियल्स। इस संदर्भ में मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत रिलेवेंट होते हैं और रिलेवेंट सॉल्यूशन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको कवर करना है, पढ़ना है, सीखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस बुक से आप लोग अवेयर हैं। 6500 TCS MCQ की ये जो बुक है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, सो 6500 जो TCS की MCQ है ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, आज फिर से कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग इस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस उठाएंगे। इस बुक के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन अगर आप में से कोई भी इस बुक को पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन से GS के लिए पिनाकल के 6500 TCS MCQs along with more than 6500 TCS MCQs, this book contains a beautiful solution of these questions। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके जो बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस हैं ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर से इकोनॉमिक्स सेक्शन को ही कवर करेंगे। उससे रिलेटेड और भी प्रश्न अभी हैं जो हमें पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं और चीज़ों को आज फिर से याद करने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं उसमें आपको ये हेल्प हो, ठीक है। सो ये बुक आपके पास होगी, नहीं है तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर नहीं मिले इन केस तो ऑनलाइन भी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन और पिनाकल की वेबसाइट से भी ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम लोग, फिर से इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ में इकोनॉमिक्स के क्या महत्व है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आपके सोशल स्टेटा को चेंज करता है। ये सारे परिवर्तन जो है इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स जो है किसी एक देश के स्टेटस को डिफाइन करता है, किसी इंडिविजुअल के स्टेटस को डिफाइन करता है, किसी फैमिली के स्टेटस को डिफाइन करता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट। लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। सो आज के टॉपिक जो हैं वो क्या है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो मनी, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो खूबसूरत प्रश्न है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज भी हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। ओके, सो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा बोर्ड पे। बेटा क्वेश्चन पहला है आपका रीजनल रूरल बैंक के बारे में। रीजनल रूरल बैंक को आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। क्या प्रश्न है द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है। सो रीजनल रूरल बैंक का जो एक्ट था वो कब पास हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित हुआ। आप देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अलग अलग एरिया में, रीजनल एरिया में, रीजन में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग नाम से, ठीक है। अलग अलग स्टेट में, राजस्थान में आप देखेंगे अलग नाम से है, MP में अलग नाम से है, UP में अलग नाम से है। सो रीजनल बैंक जो है रीजनल एरिया में जाके जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के इकोनॉमी को डेवलप करने का कार्य जो है रीजनल बैंक करती है। इसका जो एक्ट है वो कब पास हुआ था, 76, 56, 86, 66। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कब पास हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। 76, 56, 86, 66, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका 76, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1976 में, ठीक है। सो इस समय काफ़ी डिस्कशन चला था इस तरह से कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का जो वित्त है, वहाँ की जो फाइनेंस है उसको कैसे सुधारा जाए। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया उस समय के कैबिनेट द्वारा कि वाई नॉट
ब्रिंग इन रीजनल बैंक्स इन इंडिया, जो कि रीजनल एरियाज़ में जाके वहाँ के जो फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको बढ़ावा दें। और ऐसा हुआ, रीजनल बैंक जो है काफ़ी सक्सेसफुल बैंक रहा इंडिया में। काफ़ी रीजन्स में इन्होंने फाइनेंस के जो स्टेटस है उसको इन्हांस किया, जो वित्त की समस्या थी उसका समाधान किया, और ये जो है एक सक्सेसफुल बैंक के तौर पे उभरा। ठीक है, क्या है आंसर? 1976। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच बैंक इज रेफर्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ठीक है, विच बैंक इज रेफर्ड टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? विच बैंक इज रेफर्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ठीक है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक, वर्ल्ड बैंक। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक, वर्ल्ड बैंक। ओके, सो किस बैंक को क्या कहता है? द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अंतिम उपाय का ऋणदाता, मतलब सबसे लास्ट में ऋण कौन देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को लोन कौन देगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो हर एक देश है, जो भी कंट्री है, वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो है हमारा आरबीआई। ठीक है, सो द आंसर विल बी क्या होगा? सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारे संदर्भ में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? वो है आरबीआई। भारत में कौन सा है बैंक है? वो है आरबीआई। क्लियर, समझ में आ रही चीजें? ओके, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020, हाउ मेनी बैंक्स ऑफ इंडिया आर देयर इन द लिस्ट ऑफ टॉप ग्लोबल 100? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शीर्ष वैश्विक 100 सूची में भारत के कितने बैंक हैं? सो ग्लोबल बैंक की लिस्ट आई थी, ग्लोबल बैंक्स। ठीक है, सो टॉप 100 में भारत की कितनी बैंक है? टॉप 100 में भारत की कितनी बैंक है? टॉप 100 में भारत की कितनी बैंक है? भारत की केवल एक बैंक है बेटा, केवल एक बैंक। देखिए इतना बड़ा देश है और केवल एक बैंक है। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक जो है भारत में, आप देखेंगे जो हमारी बैंक्स हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बैंक्स है। और यही एक रीज़न है कि जिस कुछ साल पहले बैंकों का विलय भी किया गया, बहुत सारे बैंकों को जोड़ दिया गया। आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक सबके साथ मर्ज हो गए। ऐसे तमाम बैंक है, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए, यूको बैंक, ये सारे बैंक मर्ज हुए। क्यों? क्योंकि बैंकों को बड़ा बनाने का एक बेसिकली जो डिसीजन है वो लिया गया। और बैंक जब बड़े होते हैं तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, और छोटा मोटा जो उनको लॉस होता है उसको भी जो शॉक मिलता है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो बैंक का बड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर 1 कौन सा बैंक था? ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। कौन सा था? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एट अ रीजनल रूरल बैंक शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार का हिस्सा है। ठीक है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार का हिस्सा है। ठीक है, एट अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, एट द रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। ओके, अच्छा सवाल है ये। सो रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जो है वो शेयर पे काम करती है। इसमें आरआरबीज में शेयर्स होते हैं किसके किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर होता है स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक। और फिर है आपका क्या है? फिर आपका है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तीनों के शेयर आपको सेंट्रल बैंक से पूछा गया, बाकी तीनों के शेयर आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट शेयर तो सबका पता होना चाहिए। ठीक है, ये कर्म है जो मैंने लिखा है, इसी कर्म में है। सो सेंट्रल बैंक का शेयर कितना? सेंट्रल बैंक का शेयर है 50%। ठीक है,
सेंट्रल बैंक के बाद शेयर आता है स्पॉन्सर बैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पॉन्सर बैंक क्या होता है। देखिए, रूरल बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक्स, उसके पास बहुत वित्त का साधन नहीं है, बहुत पैसा फंड नहीं होता, तो उसको एक जो है एक बैंक जो है क्या करता है, स्पॉन्सर करता है। ठीक है, पैसे से स्पॉन्सर हो, गाइडलाइंस हो, रूल्स रेगुलेशन हो, ये सब माध्यम से एक तरह से हेल्प करता है। सो ये जो बैंक है इसके शेयर भी रूरल बैंक में होते हैं, और बाकी जो शेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 30%। 30%, बाकी बचा 15% जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। 15% किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था? भारत का पहला विकास बैंक था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक था? ओके, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, एनएचपी, उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक, उसके बाद है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, और उसके बाद है आईडीबीआई। यस, क्या पूछ रहा है, पहला डेवलपमेंट बैंक जो है भारत का कौन है? पहला डेवलपमेंट बैंक जो है भारत का कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या होना चाहिए सही उत्तर? पहला डेवलपमेंट बैंक जो है भारत का कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? मैंने पहले वो कराया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गठन कब हुआ था इसका? इसका हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। और यहां से क्या बना? भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक बना, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ओके, क्लियर? So the regional rural banks were established on the recommendation of, so ग्रामीण ऋण पर किस समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? ठीक है, सो रीजनल रूरल बैंक जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसके रिकमेंडेशन पे? आरआर 20 का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ किसके रिकमेंडेशन पे? ये था आपका नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, कौन सा था? नरसिम्हन समिति। याद रहेगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उनको जब बनाया गया तो कौन से समिति का रिकमेंडेशन था जिसको मान के सरकार ने इस बैंकों को बनाया? उत्तर हमेशा रहेगा नरसिम्हन कमेटी, याद रखेंगे। ओके, नरसिम्हन कमेटी। क्लियर? नरसिम्हन कमेटी विल द राइट आंसर। Okay, so which of the following statement about the Reserve Bank of India is incorrect? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, which of the following statement about the Reserve Bank of India is incorrect? ठीक है, incorrect. So पहला क्या है? In 1931 the Indian Central Banking Inquiry Committee, ठीक है, Indian Central Banking Inquiry Committee revived the issue of the establishment of Reserve Bank of India. Issue of the establishment of Reserve Bank of India as the Central Bank of India. ठीक है, B है the Reserve Bank of India commenced operation in 1935. C है in 1929 the Hilton Young Commission recommended the establishment of Central Bank to be called the Reserve Bank of India. चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1935. ठीक है, 35 में तो बना था, इनेक्ट कब हुआ था? 1934 में. ओके, क्या होगा राइट आंसर? आपको क्या पता करना है? आपको रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा गलत है. आपको क्या बताना है? आपको इनमें से रॉन्ग आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है. ओके, क्या होगा? सो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर के पास स्कोप होता है. जब भी डेट आपके पास होंगे, कोई ईयर्स होगा, कोई डेट होगा, उसको एग्जामिनर जो है गलत करने की कोशिश करता है.
कोई ईयर या डेट होगा उसको एग्जाम में गलत करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1929, ये क्या था, ये था 1926, 1926 इसको बना दिया 1929 और ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, सो कहीं भी आपको ऑप्शंस में इस तरह क्वेश्चन आए कि आपको गलत स्टेटमेंट जो है पता करना है, तो ध्यान रखना आप हमेशा कि खास करके जिसमें डेट और ईयर्स दिए हुए हैं उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे प्रश्नों को, वैसे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ओके, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डू बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग। ठीक है, सो बेसल 3 ये जो नॉर्म्स हैं इसका संबंध किससे है। फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डू बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग। बेसल 3 मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन। ठीक है, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि बेसल 3 का जो मापदंड है उसका अर्थव्यवस्था में संबंध किससे है चारों में से। तो बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं किस क्षेत्र में आपने सुना है, बैंकिंग के क्षेत्र में, कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल्स और एविएशन। सो बेसिकली बेसल क्या है, एक तरह का क्या है, ये रेगुलेटरी नॉर्म्स है, मतलब रेगुलेशन करने का नॉर्म्स है। ठीक है, रेगुलेटरी नॉर्म्स है, क्या ये रेगुलेटरी नॉर्म्स है। ठीक है, किसका, बैंकिंग का, रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है, रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ बैंकिंग। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनी नहीं है। सो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये कौन से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। सो ये क्या है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है ये पब्लिक सेक्टर की एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको बस आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएंगी तो क्वेश्चन आपके आगे भी सही होंगे। द क्लीन नोट पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच ईयर। सो क्लीन नोट पॉलिसी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या स्वच्छ नोट नीति, स्वच्छ नोट नीति, स्वच्छ नीति कब जारी की गई थी, 1999 में। ठीक है, तो जो भी सॉइल नोट्स थे, सॉइल नोट्स थे उनको रिप्लेस किया जा रहा था किससे, न्यू नोट्स से, न्यू नोट्स हैं। तो जो नए नोट्स हैं उनको क्या किया जा रहा था, उनको चेंज किया, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत बार आजकल के तो पेपर की क्वालिटी भी चेंज हो गए हैं, लेकिन आज से जब आप छोटे होंगे तो आपको ध्यान होगा नोट्स बहुत मिट्टी से हो जाते थे बहुत यूज़ के बाद। ठीक है, तो उसको आरबीआई क्या करती थी, उसको रिप्लेस करती थी आरबीआई। ठीक है, रिप्लेस करके नए नोट जो है मार्केट में वो डालती थी। क्लियर, ओके। What is the minimum amount which can be remitted through real time gross settlement, RTGS? ओके, सो पैसा ट्रांसफर करने का एक साधन है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, सो मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्या है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्या है। ठीक है, RTGS आपने सुना होगा, IMPS सुना होगा, IMPS होता है, फिर एक नेफ्ट सुना होगा आपने, नेफ्ट भी पैसा ट्रांसफर का एक साधन है। ठीक है, अलग अलग मापदंड है सबके। आरटीजीएस का क्या है, आरटीजीएस का मैक्सिमम जो लिमिट है वो है आपका 2 लाख रुपया। ठीक है, कितना है, 2 लाख रुपया। ठीक है, IMPS से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, तुरंत पैसे जाता है, और ये जो आरटीजीएस और नेफ्ट जो है ये स्लॉट में पैसे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो लिमिटेशंस है इसके लिए है। ओके, so a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to another person in whose name it has been issued is known as। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से यह जारी किया गया है, यह विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक पेपर क्या कहलाता है। तो आप देखते होंगे जब भी चेक काट के कोई देता है
उस पर साइन करके, तो जिसको हम चेक देते हैं वो उस पैसे को बैंक से इन कैश कर सकता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चेक। क्या होगा, आंसर हो जाएगा चेक। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा शांति से और इत्मीनान से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन ये सारे सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which of the following is a comprehensive and in-depth analysis? Is a comprehensive and in-depth analysis of country's financial sector done jointly by the World Bank and IMF in developing and emerging market countries. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है? व्यापक और गहन विश्लेषण है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण है? ठीक है, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल ऑडिट स्कीम, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम एंड फाइनेंस एंड सोशल इकोनॉमिक ऑडिट स्कीम। ठीक है, सो 4 ऑप्शन वी हैव, द राइट आंसर विल बी क्या होगा, सो इट इज अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन कार्यक्रम, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन कार्यक्रम। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन कार्यक्रम। In which year was the Securities Appellate Tribunal established in India? ठीक है, in which year was the Security Appellate Tribunals SAT established in India? Security Appellate Tribunal established in India. So भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, SAT कहते हैं इसको, इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1992, 1990, 1994 एंड 1997। ठीक है, 90, 92, 94, 97। ठीक है, 90, 92, 94, 97। क्या है SAT? सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल, SAT, SAT। SAT के आप जानते हैं एक कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसी तरह ये है आपका सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। कब हुआ था एस्टेब्लिश? ये हुआ था 1992 को। कब हुआ था? 1992 को। सो फैक्चुअल क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेगा, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ओके, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? ओके, सो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त नामांकित किया जाता है। ठीक है, नामांकित किया जाता है। RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त नामांकित किया जाता है। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल। क्या आंसर हो जाएगा? सो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे ढंग से जो थियरी की बुक है वहाँ पे पढ़ाई गई थी। ठीक है, इसी को कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये। ठीक है, एक बार अगर आपने RBI का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ये है 4 साल के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 4 साल के लिए सेट की जाती है। ठीक है, RBI आप जानते हैं, RBI में बेसिकली जो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? मॉनेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, जो कैश फ्लो है, उसका मैनेजमेंट करना, वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो RBI की है। ठीक है, जो भी मेंबर रिक्रूट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 4 साल के लिए होते हैं। ठीक है, ओके। So in which year was the State Bank of India created following the passage of Imperial Bank of India into a state ownership? क्या कह रहा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था?
कब बनाया गया था स्टेट बैंक को? इंपीरियल बैंक से चेंज हो गया स्टेट बैंक बना था, कब बना था? ये बना था 1955 में। कब बना था बेटा? 1955। क्लियर है? 1955। ओके। So, with which of the following functions of the bank would you associate the term collateral? Okay. So, बैंकों के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ आप जो है संप्राश्विक यानी कि कोलेट्रल शब्द को जोड़ेंगे? पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करते हैं, जब जमा स्वीकृत की जाती है तो उस समय कोलेट्रल का इस्तेमाल होता है क्या? दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तीसरा है कलेक्शन ऑफ चेक्स। और चौथा है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण और अग्रिम स्वीकृति। तो इसके बारे में हमने बात किया था कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कुछ कोलेट्रल मांगता है। क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है कि जो हम लोन दे रहे हैं कहीं डूब ना जाए, तो इस एवज में वो आपको कोलेट्रल मांगते हैं और वो कोलेट्रल अपने पास रखते हैं जब तक आप उस लोन को रीपे ना कर दे। क्या आंसर होगा? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस। ओके। So which of the following helps borrowers to overcome the problem of lack of collateral? मैंने आपको कहा था कि कोलेट्रल अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। कोलेट्रल जो है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। क्यों है बहुत बड़ी समस्या? क्योंकि खास करके रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे लोगों के पास संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। अगर उनको भी कुछ बिजनेस करने की इच्छा है तो वो जो लोन का फैसिलिटी है वो कैसे अवेल कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल तो नहीं है। इसी समस्या को ओवरकम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया और सेल्फ हेल्प ग्रुप में सही मायने में रूरल एरियाज़ में, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका कार्य किया। वैसे लोगों को भी लोन मुहैया कराया जो लोन कभी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से नहीं ले पाए थे या नहीं ले पाते। सो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, सो स्वयं सहायता समूह जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने साथ आते हैं और उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको भी लोन की जरूरत पड़ती है उस पैसे से उसको लोन देते हैं। ठीक है, सो एक क्या है, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिससे कोलेट्रल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, साथ साथ बहुत ऐसे लोग जिसको छोटे छोटे कम कम पैसे की जरूरत थी उनकी भी समस्या दूर हुई। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। So the Reserve Bank of India also acted as a central bank for which country till April 1947? क्या कह रहा है? अप्रैल 1947 तक इंडिया जो है एक और बैंक का क्या था? सेंट्रल बैंक था। कौन कंट्री था? वो था बर्मा। कौन सा कंट्री था? वो था बर्मा। क्लियर? वो था बर्मा। वेयर इज द कॉर्पोरेशन ऑफिस ऑफ RBL बैंक लोकेटेड? कॉर्पोरेट ऑफिस। ठीक है, RBL का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है? RBL बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है? RBL कहाँ पे है? इट इज़ इन मुंबई। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे है? ये है मुंबई में। ठीक है, Which of the following is one of the 3 domestically systematically important banks in India? निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? ओके, Which of the following is one of the 3 domestically systematically important bank in India? SBI, फेडरल बैंक, RBL बैंक और एक्सिस बैंक। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। ओके, सो परफेक्ट सिस्टमेटिक जो बैंक है वो कौन सा है? ये है SBI। ठीक है, SBI बैंक को क्या किया गया? इसको बड़ा बनाया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया? बड़ा बनाया गया और हेंस इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल, इतना बड़ा बनाया गया कि फेल होने की चांसेस जो है इसके काफ़ी कम हो। ठीक है, सो SBI जो है इट इज़ वन ऑफ द सिस्टमेटिक बैंक इन इंडिया।
So what do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? Okay, समय की अवधि में अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं? ठीक है, what do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? ठीक है, accruing over a period of time. Price, value, service, income. What do you call the amount of monetary or other returns either earned or unearned accruing over a period of time? So here ये जो period of time है ये बहुत important है. Period of time, over a period of time. क्या कहते हैं इसको? It is called income. इनकम ही तो है ये. क्या है ये? एक तरह का आय है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको जो पैसे आते हैं आपके पास वो किसी भी माध्यम से हो, क्या कहेंगे उसको? इट इज अ इनकम. ओके, so which of the following is an alphanumeric code that uniquely identified a bank branch participating in the NEFT system? ओके, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से नेफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है. सो किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कोड की. ठीक है, किस कोड की? दैट वर्क्स इन द नेफ्ट सिस्टम. सो इस नेफ्ट प्रणाली में इस कोड की बात होती है. ठीक है, इस नेफ्ट प्रणाली में इस कोड की बात होती है. तो ये कोड को जब भी आप नेफ्ट से ट्रांसफ़र कैसे करते हैं मनी को, वेन एवर यू ट्रांसफ़र मनी थ्रू दिस सिस्टम, आपको इस कोड की आवश्यकता होती है. ठीक है, सो इट इज़ अ अल्फा न्यूमेरिक. क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक? मतलब अल्फा न्यूमेरिक होता है बेटा यहाँ पे लेटर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स दोनों इस्तेमाल होते हैं. लेटर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स दोनों इस्तेमाल होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक. क्या कहते हैं इसको? आप सभी जानते होंगे, इसको कहते हैं IFSC कोड. ठीक है, इसको कहते हैं IFSC कोड. ठीक है, IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ठीक है, IFSC नंबर. So what happens to Indian exports when Indian rupee is devalued? ठीक है, Indian rupees is devalued. So क्या होगा? तो क्या होगा? Indian rupees devalued हो जाएगी. मतलब मान लेते हैं 50 रुपीज़ का, या मान लेते हैं कि 70 रुपये का $1 है, तो क्या हो जाएगा? 50 रुपये का अगर $1 कर लिया जाए तो क्या होगा? क्या एक्सपोर्ट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा? मतलब निर्यात जो होते हैं, जो हम सामान भेजते हैं, उसमें पैसा में उतार चढ़ाव आएगा. एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस रिमेन्स स्टेबल, और एक्सपोर्ट्स बिकम डियरर. मतलब एक्सपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा. देखिए क्या होता है, बेसिकली इस चीज़ों को समझिए. जब $1 का अर्थ होता है 70 रुपया, ठीक है, तो 70 रुपये में जो चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए कि एक टॉय बनाते हैं, उस टॉय को कितना में खरीद रहा है कोई बंदा? ये खरीद रहा है एक अमेरिकन $1 में. ठीक है, तो जब हमें 70 रुपये लगते थे एक टॉय बनाने में, उसी टॉय बनाने में हमें क्या लगते हैं? हम 50 रुपये लगते हैं. 50 रुपये लगते हैं. ठीक है, कितना लगते हैं? 50 रुपये लगते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 70 का चीज़ मंगाता था $1 में, अब जब 50 हो गए, ठीक है, या अगर वैल्यू कम, ये 50, अगर ये 50 है, ठीक है, और 70 हो गया इनफैक्ट, ठीक है, डॉलर में जब पैसा बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. मतलब पैसा $1 में जब 50 रुपये आप खरीद पाते थे, अब $1 में 70 रुपये खरीद पाते हैं. ठीक है, तो ये रिवर्स है, ये एग्जांपल रिवर्स समझिए आप. सो पहले 50 में एक टॉय बनाता था $1 में, अब ये जो 50 में टॉय बनाता है, ठीक है, अब 70 रुपये इसके पास है, तो टॉय में 50 रुपये तो लग गए, 20 रुपये तो इधर बच गया. ये तो ऑब्वियस सी बात है, 1 पॉइंट कुछ टॉयज जो हैं बनेंगे. ठीक है, 1 पॉइंट कुछ टॉयज बनेंगे अब 70 में, क्योंकि अब चीपर हो गया पैसा. तो ऑब्वियस सी बात है, जो विदेश से कोई आदमी अगर इस चीज़ को मंगाएगा
तो वो कैसे मंगाएगा, वो ज़्यादा चीज़ों को मंगा पाएगा, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाता है, जो निर्यात है वो सस्ता हो जाता है जब भी हम पैसे की वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात क्या होगा, वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है, सस्ता हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म कॉल्ड 26 AS, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नया फॉर्म जारी किया है जिसका नाम है 26 AS, ठीक है। किसके लिए ये जारी हुआ है, ठीक है, किसके लिए जारी हुआ है ये, इट हैज़ बीन इशूड फॉर टैक्स पेयर्स, ठीक है, टैक्स पे जो करदाता है उनके लिए ये जारी हुआ, ठीक है, क्लियर। सो आज के 25 क्वेश्चन यही समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा, याद किया होगा। चीज़ों को रिवाइज करेंगे बार बार, चीज़ें और क्लैरिटी से हो जाएंगी। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो 500 की बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके साथ जो भी चीज़ समझ आए उसको आप लेक्चर से क्या करिए, कंप्रहेंड कीजिए। बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक दूसरे को कॉम्प्रहेंड करते हैं लेक्चर्स और बुक, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है केवल बुक पढ़ना है, केवल लेक्चर पढ़ना है, दोनों को साथ पढ़ना है, दोनों को साथ आप पढ़ेंगे, निश्चित आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। पिनाकल की टेस्ट सीरीज आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज हैं पिनाकल की सारी रिसोर्सेज बेस्ट रिसोर्सेज हैं, एंड आई होप अगर आपने बहुत अच्छे इसको कवर किया, निश्चित आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर होंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखिए।